हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज के लेक्चर में हम लोग डिटर्मिनेंट के केस में रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे कि उससे इस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आप मैट्राइसेस में पढ़ चुके हो कि आप रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। कौन कौन सा कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। डिटर्मिनेंट में हम लोग अगर इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है हमारा इंटरचेंज प्रॉपर्टी। जैसा कि इसका नेम है, इंटरचेंज का मतलब ये है कि जैसा आपको यहाँ पे देखो डिटेल में लिखा हुआ है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ द रोज और द कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। मतलब ऐसा हो कि अगर आप जो भी आपके रोज में है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे रो है, ठीक है, तो इन रोज को क्या किया गया है, नया मैट्रिक्स जो बनाया गया है, नया डिटर्मिनेंट, उसमें क्या किया गया है, इसको कॉलम में लिया गया, आप देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट रो आपका देखो यहाँ फर्स्ट कॉलम में आ गया, सेकेंड रो आपका यहाँ पे सेकेंड कॉलम में आ गया, और थर्ड रो आपका यहाँ पे थर्ड कॉलम में आ गया। तो अगर आप रो को कॉलम में या कॉलम को रो में करते हैं तो एक्चुअली ये क्या होता है, ये ट्रांसपोज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एडेस है एक्चुअली ये क्या है, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, ये भी आप जानते हो। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ, यहाँ पे हम लोग ये जो है डिटर्मिनेंट लिख देंगे, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए लिख देता हूँ मैं। ठीक है, जिसका कि डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है, ए है। ओके, तो अब हम लोगों को पता है कि अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या रहेगा आपका, रिमेंस अनचेंज रहेगा। तो यहाँ पे देखो वही बात आ रही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश होगा। मतलब ऐसा करने से डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये पहले से भी जानते हैं कि ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर देखिए सेकंड यहाँ पे हम लोगों का आ रहा है साइन प्रॉपर्टी। क्या है जी, साइन प्रॉपर्टी है। क्या बोलता है, द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एक तरह से कहो कि स्वैप प्रॉपर्टी है, जिसमें हम लोग किसी भी दो रो या दो कॉलम को अगर स्वैप करते हैं तो क्या होगा। तो आप जैसा देख सकते हैं, मान लो मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें कि इस तरह के रोज़ हैं। ओके, A1 है, A1 A2 A3 है, B1 B2 B3 है, C1 C2 C3। अब मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है B। तो B में मैंने क्या किया है, मैंने R1 और R3 को आपस में स्विच कर दिया है। ठीक है, सॉरी, मैंने R2 और R3 को स्विच कर दिया है। तो आप देखो, जो R3 था वो यहाँ चला आया और जो R2 था वो यहाँ चला आया। ठीक है, R1 आपका फिक्स है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये मेरा यहाँ पे स्विच हो गया, R2 R3 में आ गया है और R3 मेरा R2 में आ गया है। तो ये जो मेरा मैट्रिक्स B बना है, इसमें क्या हुआ है, इसमें R2 और R3 जो है वो आपस में क्या हुआ है जी, स्विच हुआ है। ठीक है, तो स्विच करने से अगर आप कोई भी दो ठो को आपस में स्विच करेंगे, दो रो को या दो कॉलम को, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो क्या होगा, वो माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट बी के इक्वल होगा। तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ करके रखना है। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मान लो कि मेरे पास में ऐसा है, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या है, सपोज करते हैं आपको ऐसा दिया हुआ है 2 3 5 0 1 2 5 2 0। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, मान लो मैं अप्लाई करता हूँ क्या, R1 को स्विच कर देता हूँ मैं R2 से। ठीक है, ये मैं अप्लाई करता हूँ। ओके, देन तब ये जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, तो अब ये माइनस में आ जाएगा। जहाँ आप दो को स्विच कीजिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो हम लोगों ने R1 R2 को स्विच किया है, तो यहाँ पे जो आपका R2 है, ठीक है, ये और जो R1 है ये आपस में स्विच होगा। मतलब ये यहाँ चला आएगा और ये आपका यहाँ चला आएगा। तो इसको स्विच कर दीजिए तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 1 2 2 3 5। ठीक है, और हम लोगों ने नीचे वाले को कुछ नहीं किया है R3 को, तो ये आपका ज्यों का त्यों रहेगा एज इट इज़। तो जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा ना, अब वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो जहाँ आप दो को स्विच करेंगे, दो रो को या दो कॉलम को, इसी तरीके से मान लो कोई भी CI है और CJ है, उसको आप स्विच करेंगे तो यही प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, माइनस में आ जाएगा। क्लियर है। और मान लो आप जो है तीनों को स्विच कर देते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे दो स्विच होगा। मान लीजिए मैं R1 को R2 से स्विच करता हूँ और R2 को R3 से स्विच कर देता हूँ,
तो वहाँ पे अगर आप दो तरह का स्विच करेंगे तो वो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अभी। ओके, तो यहाँ पे वो बात लिखा हुआ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या कि इफ़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज़ डी एंड द रोज और कॉलम्स आर स्वैप्ड इन टाइम्स, अगर आप इन टाइम्स स्वैप करते हैं, जैसे अभी हम लोग क्या किए हैं, अभी हम लोग एक बार किए हैं, मतलब कि दो रो को आपस में स्वैप किए हैं, तो एक बार कीजिएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप n टाइम्स करेंगे ना तो जो नया डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो -1 का पावर nd हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साफ इसका कहना है, तो इस प्रॉपर्टी का देखो साफ कहना है, जैसे एक बार आप किए स्वैप तो माइनस आ गया, ठीक है, फिर से मान लो यहाँ पे एक आप और स्वैप लगाओगे और अब जो नया मैट्रिक्स आ गया है, मान लीजिए आप इसको फिर से एक दूसरे से इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों को, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से एक माइनस बाहर आएगा, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और जो भी वैल्यू आपका बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा 0 1 2, ठीक है, इन दोनों को आपने इंटरचेंज किया है तो 5 2 0 और 2 3 5 ऐसे हो गया। तो अब ये जो डिटर्मिनेंट है ये अब क्या हो जाएगा, ये प्लस में वैल्यू आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। तो अब जितना बार इसको करोगे, अगर मान लो 4 ऑर्डर का है, 5 ऑर्डर का है, या वो n ऑर्डर का है, तो जितने बार आप स्वैप करते जाएंगे -1 का पावर n लगता चला जाएगा, ठीक है। एक बार करेंगे तो -1 का पावर 1 रहेगा, यानी निगेटिव होगा, तो 1 टाइम करने से निगेटिव, फिर करने से पॉजिटिव, फिर करने से निगेटिव, इस तरह से ये चलता चलेगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि आपका जैसे मान लीजिए 4x4 का मैट्रिक्स है, ठीक है, और 4x4 के मैट्रिक्स में आपने दो स्वैप लगा दिया, R1 को आपने R3 से स्वैप कर दिया और आपने R2 को R4 से स्वैप कर दिया। तो ऐसे केस में क्या है, आप दो बार स्वैप कर रहे हो, तो जो भी आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू है, न्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू, ठीक है, न्यू, वो क्या होगा, तो वो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर होगा, तो आपका पॉजिटिव में ही वो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये सब आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको वहाँ पे साफ साफ नज़र आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है, अब देखो यहाँ पर आ रहा है जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये बोलता है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो इफ़ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स हैव द सेम एलिमेंट। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब कि अगर कोई भी दो रो आपस में मैच कर गया, जैसे देखो यहाँ पे ये दोनों रो बिल्कुल सेम है, ठीक है, आप देख पाएंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों रो बिल्कुल सेम है, R1 और R2 बिल्कुल एक जैसा है, तो ऐसे केस में जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई दो कॉलम सेम रहेगा तब भी वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आजू बाजू का हो, कोई भी दो कॉलम हो, अगर R1 R3 भी बराबर होता तब भी वो जीरो हो जाता। तो जब भी दो कॉलम या दो रो का एंट्री पूरा सेम हो जाए तो वो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये आप पहले से जानते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। फिर देखो यहाँ पे आ रहा है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या है, ये कहता है ना कि मान लीजिए मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे ये एक मैट्रिक्स मेरे पास में यहाँ पे ए है, आपको दिख रहा है, ठीक है, और मेरे पास में एक मैट्रिक्स बी है। तो ए और बी में क्या फ़र्क है, आप देखोगे कि ए का सेकेंड रो बी का सेकेंड रो सेम है, ए का थर्ड रो बी का थर्ड रो सेम है, सिर्फ फर्स्ट रो में फ़र्क है कि फर्स्ट रो ये इसका A1 B1 C1 है और इसका फर्स्ट रो में सब में के से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी है वो क्या होगा, वो के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए सुधार लीजिएगा, हाँ, तो के इंटू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। ओके, तो बहुत सिंपल सी बात है, चूँकि देखो होता क्या है कि मान लो अगर मैं बी का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं फर्स्ट रो से के को कॉमन लूँगा, ठीक है, तो के निकल जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये आपका जो आ गया, ये क्या आ गया, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। ओके, अगर आपका ए इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है मैट्रिक्स में, ये क्या आ गया आपका, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। क्लियर? तो सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा ऐसे केस में। क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जब भी आप कोई मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होता है, जबकि आप जब मैट्रिक्स में कोई मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो हर एलिमेंट में होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी आप पहले से भी जानते हो। आगे देखो फिर क्या, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस, ठीक है, ये क्या बोलता है, देखो ये बोलता है ना कि मान लो आपके पास में कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये ए मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है, आप जैसा कि देख रहे हो, सपोज करो ये मेरे पास में कोई मैट्रिक्स ए है जो कि इस तरह का है, ठीक है, पहला रो ये है, दूसरा रो ये है और तीसरा रो इसमें ये है। ओके, अब मैंने एक नया मैट्रिक्स बनाया है, इसमें एक रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है।
तो यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, कौन सा, तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन कर रहा हूँ, इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई क्या, R1 इज रिप्लेस बाई R1 प्लस के इंटू R3, मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मेरा R1 हट रहा है और R1 को मैं R1 प्लस के R3 कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस के C1, जैसा कि यहाँ पे आपको एलिमेंट दिख रहा होगा, ये एलिमेंट आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, मैंने R2 और R3 को टच नहीं किया, तो आपका R2 वही है, R3 भी वही है। ओके, अब इस केस में ये जो नया मैट्रिक्स बना बी, तो इनके डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशनशिप होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा। माने इस तरह का कोई भी आप ऑपरेशन करें, ठीक है, R1 इज इक्वल, ये कोई भी आप इस तरह का अगर ऑपरेशन करते हैं ना, तो इससे आपके डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं आता है, डिटर्मिनेंट आपका क्या है, इन्वेरिएंट रहता है। दैट्स वाई हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इन्वेरिएंस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो दो तीन चीज़ें हैं जो आपको समझ करके रखनी है। जैसे हम लोग जो जनरल जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ई ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कितना तरह का होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक तो होता है हमारे पास में क्या, स्वैप करने वाला, या हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग, ठीक है। तो स्वैपिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो रो को आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। तो इससे जो सिंपली डिटर्मिनेंट है आपका, जो भी डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा, शॉर्ट में ऐसे जानिए, ठीक है। नंबर टू प्रॉपर्टी आप क्या पढ़ते हैं, वो आप लोग पढ़ते हैं स्केलिंग। ओके, स्केलिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी एक रो को, कोई भी एक रो हो सकता है या कॉलम हो सकता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं किसी के वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। यहाँ पे के मेरा नॉन जीरो स्केलर है, नॉन जीरो रियल वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है, के इज़ नॉन जीरो रियल। ओके, ये कोई भी रियल वैल्यू है। तो ऐसे केस में जो डिटर्मिनेंट है, अभी जैसा हम लोग बताया, ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो नया डिटर्मिनेंट है, न्यू डिटर्मिनेंट, वो क्या हो जाएगा, वो के टाइम्स हो जाएगा पुराने डिटर्मिनेंट का, ठीक है। यहाँ पे जो न्यू डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा ऑफ पुराने डिटर्मिनेंट का। ओके, तो ये आपको समझना है केवल। और यहाँ पे जो तीसरा चीज़ है, तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा वो है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन करके, ठीक है, बाई एडिंग। तो पहला तो होता है बाई स्वैपिंग, दूसरा होता है बाई स्केलिंग, और तीसरा होता है बाई एडिंग। तो एडिंग का मतलब ये होता है कि हम किसी एक रो को रिप्लेस करते हैं इस तरीके से, R1, ठीक है, प्लस कोई भी की R3, इस तरह का, जैसा हम यहाँ पे अप्लाई किए थे, कोई भी इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जो डिटर्मिनेंट आएगा, नया डिटर्मिनेंट, वो क्या होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्या होगा, इनवेरिएंट रहेगा, ये ओल्ड डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएगा। तो ये तीनों जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो मैंने आपको मैट्रिक्स में बताया था, उसका प्रॉपर्टी यहाँ पे अच्छे से याद रखना है कि स्वैपिंग में क्या होगा, डिटर्मिनेंट जो नया है वो आपका निगेटिव हो जाएगा पहले वाले का, ठीक है। एक बार करने से, दो बार करोगे तो फिर पॉजिटिव, जैसा मैंने आपको बताया। स्केलिंग करने से क्या होता है, स्केलिंग करने से जो नया डिटर्मिनेंट आएगा वो के इंटू आपका ओल्ड डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगा, और एडिंग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो तीन बेसिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम लोग मैट्रिक्स में करते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट पे ये फर्क पड़ता है, ये इसका कंक्लूजन है, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप किसी भी तरह का इस तरह का एडिशन कोई भी आप लगाओगे, इन जनरल आप कोई भी ऐसा R i इज रिप्लेस बाई R i प्लस के RJ आप करेंगे ना, या आप कोई भी इस तरह का कॉलम ऑपरेशन करेंगे, तो उससे डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और हम लोग ये जम करके करते हैं, चूंकि हैवी हैवी डिटर्मिनेंट आता है, तो फिर वहाँ पे इस तरह का ऑपरेशन करने से क्वेश्चन क्या हो जाता है, काफ़ी सिंपल हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा। ओके, अच्छा, इसके बाद है देखो, नेक्स्ट है आपका ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी क्या कहता है यहाँ पे, तो ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी ये कहता है, इसको हम लोग आगे भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज़ वगैरह के टर्म में। तो यहाँ पे ये आपको सिंपल ये कहता है कि दो तरह का ट्रायंगुलर फॉर्म हो सकता है, ठीक है। अगर आप डिटर्मिनेंट को दो तरह के ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, या आपको कन्वर्ट किया हुआ मिलता है, जैसे एक देखो, एक यहाँ पे ये फॉर्म है, आप देखिए, मोहब्बत से देखिए, ठीक है, तब समझ में आएगा, प्यार से देखिएगा ना तो मज़ा आएगा, ठीक है। ये मैं क्यों बना रहा हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे कि एक्चुअली ये जो शेप है, ये एक ट्रायंगल का शेप है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, ये क्या है जी, ये एक ट्रायंगल का शेप है, आपको इस तरीके से दिखाते हैं। देखिए, ये आपका जो एलिमेंट है ना, वो क्या है, वो बस एक ट्रायंगल के अंदर है। ये देखिए, ये देख पा रहे हो ना, इसी पे आप एक आपका एक ट्रायंगल के अंदर है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, UTM, ठीक है। क्या है इसका नाम, इसका नाम है अपर ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ओके,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, सिर्फ ऊपर के ट्रायंगल में वैल्यू है, बाकी नीचे क्या है, सारा जीरो है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका बन रहा है लोअर ट्रायंगुलर, यहाँ पे ये डायगोनल हो गया इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे नीचे बन रहा है ट्रायंगल आपका, तो ये आपका लोअर ट्रायंगुलर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल टी एम, यानी इसका नाम क्या हो गया, लोअर ट्रायंगुलर को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं ट्रायंगुलर, ठीक है, मैट्रिक्स। ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ओके। तो चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, इस केस में डिटर्मिनेंट वैल्यू लिखना काफ़ी इजी है। वो सिंपली क्या है, सिंपली, अच्छा, लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर सारा जीरो होगा, अपर ट्रायंगुलर में सारा नीचे जीरो होगा, बस डायगोनल में और ऊपर एलिमेंट होगा, इसमें डायगोनल और नीचे एलिमेंट होगा। अच्छा, नीचे भी कोई ना कोई आपका रियल एलिमेंट होगा, वो नीचे भी जीरो हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो लेकिन इन जनरल बात किया जाता है कि डायगोनल लोअर ट्रायंगुलर में लोअर में इंट्रीज होंगे नॉन जीरो, और बाकी सारे ऊपर में जीरो होंगे। यहाँ पे आपको ऊपर में एलिमेंट होगा और बाकी सारे नीचे में जीरो होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो बहुत सिंपल आ जाता है। वो क्या आ जाता है, वो सिंपली प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, सिंपली जो आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बात लिख रहा है कि अगर इफ द एलिमेंट्स एबव और बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो, then the value of determinant is equal to product of the elements of the diagonal element। यहाँ पे भी आप देख सकते हो डायगोनल एलिमेंट आपको क्या, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ओनली क्या है, A1 है, B2 है, C3 है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो वही है, आपको A1 है, B2 है और C3 है, ठीक है। तो इन दोनों में जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, A1 B2 C3, चाहे अपर ट्रायंगुलर हो चाहे आपका लोअर ट्रायंगुलर हो, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट आपका क्या होता है, यही आपका इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है जी, क्लियर है। तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थे, और इसके बाद कुछ चलो हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट ये आप याद रखिएगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग मैट्रिक्स में करते हैं उससे डिटर्मिनेंट पे इस तरह का फ़र्क पड़ता है। क्लियर है जी, ओके। चलो, तो ये सारा प्रॉपर्टीज आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से समझ करके रखना है। क्लियर है, तो चलिए अब देखिए हम लोग क्विक प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आप 12 लेवल पे बहुत सारा भी किए हैं, ठीक है। बट मैं जस्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। तो इजी क्वेश्चन है, चाहो तो आप वीडियो पॉज करके खुद से बना सकते हो। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इसको फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे आप बहुत तरह का जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपल वाला होगा हम लोग उसको प्रायोरिटी लेवल से करेंगे, ओके। तो ये मेरा गिवन है, लेट इसको हम लोग ले लेते हैं क्या, लेट इसको मैं मान लेता हूँ डेल्टा इक्वल टू दिस, ठीक है। ये मेरा डेल्टा इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट गिवन है, ओके। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है, यहीं से मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, अप्लाई मैं R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। R2 को मैं कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ, R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस 2R1, ओके, एंड R3 इज रिप्लेस बाई R3 माइनस 3R1, ठीक है। इस तरह का बहुत फेमस ये ऑपरेशन है जो हम कर रहे हैं। और पर्पस क्या है, तो ये पर्पस ये होता है कि हम इस डिटर्मिनेंट को क्या करें, थोड़ा शॉर्ट करें। इसमें हम जीरो एंट्रीज को लाने का कोशिश करते हैं, जितना जीरो आएगा काम करने में उतना ही ईजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो सिंपल सी बात दिख रही थी हम लोगों को वो ये कि अगर मैं ये करता हूँ कि R2 को हटाता हूँ, ठीक है, इसमें R2 को हटाना चाहता हूँ, कैसे हटा रहा हूँ, तो मेरा पहला फोकस था कि ये 2A मेरा जीरो हो जाए। तो वो कैसे होगा, तो अगर मैं R1 को इसमें माइनस करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके, तो वो 2A बन के आएगा, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी में फिर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे तो वो भी स्मॉल हो जाएंगे। तो इसको जीरो करने का मेरा फोकस है। उसी तरीके से फिर मैं R3 को चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो R3 में ये जो मेरा पहला एलिमेंट 3 है, 3A है, इसको अगर मैं जीरो करना चाहता हूँ तो मैं फिर से R1 को लेकर के आ रहा हूँ, इसमें माइनस कर रहा हूँ। तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि ये 3A बन के आए और ये जीरो हो जाए। तो कंसिक्वेंटली बाकी में भी आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। दैट्स वाई कि मैं ये दोनों ऑपरेशन कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे आपका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, देयरफॉर मेरा डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब देखो, अब ऐसा चूंकि ये हम लोग जो कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं एडिंग वाला ना, जो मैंने तीसरा बताया था आपको कि यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है एडिंग। तो अगर आप एडिंग से करते हैं तो आपका डिटर्मिनेंट में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ना साइन का फर्क पड़ता है ना वैल्यू का।
मेरा जो डिटर्मिनेंट डेल्टा है वो एज इट इज़ रहेगा और नया वैल्यू क्या आ जाएगा। देखो तो फर्स्ट रो तो आपने कुछ नहीं किया, तो फर्स्ट रो को बिल्कुल सेम लिखिए, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो आपका R2 चेंज होगा, R2 माइनस 2R1, तो ध्यान दीजिएगा ना, 2a माइनस 2a ये 0 हो जाएगा। ये देखो 3a प्लस 2b, तो ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है, तो 2a माइनस होगा 3a में, तो a बचेगा और 2b आपका कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है, तो 4a में 2a माइनस होगा, तो आपका 2a बचेगा, ठीक है। बाकी आपका 3b में 2b माइनस होगा, तो आपका ओनली b बचेगा और आपका 2c कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर हम लोग ये इस ऑपरेशन की बात करते हैं, R3 को रिप्लेस करते हैं, तो नया R3 कैसे बनेगा। तो नया R3 में 3a में ये फर्स्ट रो माइनस होगा, 3 से मल्टीप्लाई हो गए, तो 3a माइनस 3a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो 6a में फर्स्ट रो का एलिमेंट आ रहा है ना, 3 से मल्टीप्लाई होकर के, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या ऑपरेशन किए हैं, ठीक है। तो 3a 6a में माइनस होगा, तो 3a बचेगा और आपका 3b और 3b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका 10a में 3a माइनस होगा, तो आपका क्या बचेगा, 7a बचेगा। 6b में 3b माइनस होगा, तो आपका 3b बचेगा और 3c कैंसिल हो जाएगा। देखो कितना सुंदर डिटर्मिनेंट आपका आ गया है ना, कि आपको 2 एलिमेंट 0 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल ईजी है काम करना, कैसे। अब मैं चाहूँ तो मैं जो है फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। चूँकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप किसी भी रो और कॉलम के करस्पॉन्ड में निकाल सकते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्ड में निकालता हूँ, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, वनली लेना पड़ेगा ए, सिर्फ ए लेना पड़ेगा पहला एलिमेंट, ठीक है। बाकी तो सब 0 हो गया। तो अब इस ए का माइनर क्या होगा, तो इसका करस्पॉन्डिंग रो, ये फर्स्ट रो, इसको छुपाइएगा, इस कॉलम को छुपाइएगा, तो वैल्यू आपका बचेगा, ये आपका माइनर बचेगा ए, 2a प्लस बी, यहाँ पे आपका 3a और ये आपका 7a प्लस 3b, ठीक है। तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन अब नहीं बचा है, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो a हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो a का इससे करेंगे तो हो जाएगा 7a स्क्वायर प्लस 3ab होगा, ठीक है। माइनस फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6a स्क्वायर और आपका माइनस 3ab, ठीक है, यूँ हो गया। तो 3ab कैंसिल हो गया, आपका a इंटू 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर, a स्क्वायर। तो देखो कितना जल्दी वैल्यू आ गया और इजीली आपका फाइंड आउट हो गया, सिर्फ आपको थोड़ा सा करने से, ठीक है। इसके अलावा भी आप ऑपरेशन करके बना सकते हो। तो कोई भी आपको ऐसा ऑपरेशन करना है जिससे आपका डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, जल्दी बन जाए, ठीक है। इसी तरीके से एक और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे देखो। फिर सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। यहाँ पे आपको करना है। अब यहाँ पे देखो जहाँ पे 1 1 1 होता है ना, ये आपका टारगेट वाला डिटर्मिनेंट होता है कि हम लोग 1 1 में से जाते हैं 2 1 को 0 कर दें, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, 2 1 आपका 0। जैसे क्या टारगेट है आपका, तो मैं टारगेट लेता हूँ कि मैं इसको 0 करता हूँ, इसको 0 करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये कैसे 0 होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि कॉलम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, उसमें C2 को रिप्लेस कर रहा हूँ, कैसे, C2 माइनस C1, तो 1 में आके ये 1 माइनस होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, C3 को रिप्लेस कर रहा हूँ, C3 माइनस C1, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको लेता हूँ डिटर्मिनेंट डेल्टा, तो इस तरह का ऑपरेशन करने से अगेन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एडिंग वाला है, तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, ध्यान दीजिए, ओके। तो हम लोग यहाँ पे कॉलम में कर रहे हैं, पहले आपको ये ध्यान रखना है, ओके। तो कॉलम का मतलब है कि ये आपका C2 हटेगा, ठीक है, और C2 में C1 माइनस होगा, यानी सामने का एलिमेंट आपका क्या होगा, माइनस होगा, ओके। तो y प्लस जेड में ध्यान दीजिए, पहले आपका C1 कुछ नहीं है, तो C1 आपका, चूँकि आपने C1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो C1 आपका जस्ट ज्यों का त्यों रहेगा, x प्लस वाई जेड और 1, ठीक है। अब आ जाओ, अब y प्लस जेड मैंने C2 मेरा रिप्लेस हो रहा है C2 माइनस C1, तो y प्लस जेड में x प्लस वाई को माइनस करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा z माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा, पहले C2 है फिर C1 है, तो C2 का एलिमेंट पहले लिखा जाएगा y प्लस जेड, ठीक है। इसमें ये माइनस होगा, तो माइनस एक्स प्लस वाई आप माइनस करोगे तो y आपका कैंसिल होगा, क्या बचेगा, z माइनस एक्स। यहाँ पे इसमें माइनस करेंगे तो x माइनस जेड, और ये आपका हो गया मोहब्बत से 0, ठीक है। यही मेरा टारगेट था। अब देखो, अब इसके बाद आपका ये थर्ड कॉलम भी हटने वाला है ना, थर्ड कॉलम को आप हटा रहे हो, C3 माइनस C1, तो z प्लस एक्स में ये माइनस होगा तो x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा जी, बचेगा मेरा z माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे y में तो y माइनस जेड बचेगा।
और ये 1, ये आपका फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे आप देखो तो कुछ आपके पास में कॉमन भी है। ठीक है, आसानी के साथ में आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो मेरा पूरा सेकेंड कॉलम है, सेकेंड कॉलम में एक एलिमेंट कॉमन है, वो क्या है, जेड माइनस एक्स। देखो जेड माइनस एक्स और एक्स माइनस जेड एक ही चीज़ है, बस माइनस का फ़र्क है। ठीक है, तो ये मैं कॉमन ले सकता हूँ जेड माइनस एक्स, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ बाहर में, जेड माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरीके से आप देखिएगा थर्ड कॉलम को, तो इसमें भी ये जो वाई माइनस जेड है, ये कॉलम कॉमन हो सकता है, क्योंकि जीरो के पास में तो कुछ भी एलिमेंट आप लिख सकते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वही हो जाएगा। तो यहाँ से मैं वाई माइनस जेड को बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, वाई माइनस जेड, ध्यान दीजिए, बिल्कुल मोहब्बत से देखिएगा, हाँ क्या बचेगा। और डिटर्मिनेंट में ये खूबी है कि किसी भी एक रो या एक कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो है C2 कॉलम से, ये जो मेरा C2 कॉलम था, इससे मैंने ये कॉलम कॉमन ले लिया, और ये जो मेरा C3 कॉलम था, इससे मैंने ये कॉमन लिया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो क्या बचा, तो C1 तो आपका वही है, x प्लस वाई जेड और 1 ये है। ठीक है, जो C2 है मेरा, तो जेड माइनस एक्स को आपने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे 1 बचेगा। ये इसका उल्टा है ना, तो यहाँ पे आपका -1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि आप माइनस को कॉमन लेंगे तभी ये बनेगा जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे तो आपका 0 ही है। ठीक है, यहाँ से आपने क्या कॉमन लिया है, वाई माइनस जेड कॉमन लिया है ना, तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा, तो ये -1 हो जाएगा और ये 0। अब देखो ये बहुत सिंपल हो चुका है इसका काम करना। ठीक है, अच्छा ये अच्छा चलो मैं वही बात करता हूँ, ये एक बहुत सिंपल मेथड से भी बनेगा, वो हम लोग देख नहीं पाए शुरू में। ठीक है, तो यही होता है, कोई इशू नहीं है। अब आप सोल्व कीजिए, अब आप सोल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको मोहब्बत से क्या कर सकता हूँ, ये जो थर्ड रो है इसके करस्पॉन्डिंग में मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि थर्ड रो को हम उठाएंगे तो केवल हमको 1 का माइनर लेना पड़ेगा। तो अगर मैं 1 का ये माइनर लेता हूँ, ठीक है, तो ये साइन इसका प्लस ही होगा, तो इसका माइनर क्या आ जाएगा, ये इसका माइनर होगा। ओके, तो 1 इंटू 1 1 और -1, तो ये देखो ये 0 हो गया, और ये अगर 0 है तो सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा देखने में मुझसे चूक हुआ, मैंने इतना बड़ा काम किया, बट ये एक छोटे से काम से हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलो आपको फ़ायदा भी होगा। आप देखो, आप इस तरह के ऑपरेशन से गए, ठीक है, चूँकि वो मेरे को 1 1 1 दिखा तो मैं इस पर फोकस किया। और जनरली 1 1 1 में क्या करते हैं हम लोग, 2 1 को 0 करते हैं, तो चलो ये भी टेक्निक आपको पता चल गया। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि बहुत जल्दी बनने वाला होता है क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ सेकंड मेथड से कितना फास्ट ये बनेगा। ठीक है, जो हम लोग चूक कर गए, तो आपको एग्जाम में नहीं चूकना है, क्योंकि एग्जाम में आप जितना शॉर्ट मेथड से जाएंगे ना, उतना आपका टाइम बचेगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक मोहब्बत से लगाता हूँ ऑपरेशन में, रोवन मैं R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ R1 प्लस R2, ये आप करके देखिए कितना मज़ा आएगा। मतलब पहले क्वेश्चन को मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन था ना, तो मैं सिंपली R1 को रिप्लेस कर रहा हूँ R1 और R2 को ऐड करके। तो अगेन चूंकि ये एडिंग वाला है तो कोई भी डिटर्मिनेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका डेल्टा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो R1 हटेगा और R1 R2 को ऐड करो तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। देख रहे हैं ना, इसमें जेड ऐड हो गया, इसमें एक्स ऐड हो गया, इसमें वाई ऐड हो गया, तो तीनों क्या बन गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसको रहने दीजिए मोहब्बत से, R2 को वैसे ही रहने दीजिए, R3 को भी वैसे ही रहने दीजिए। देखो कितना ईजी हो गया ये क्वेश्चन, देख रहे हैं। अच्छा, ये इधर मैं हटा लेता हूँ ना, ये दूसरा चीज़। अब देखो, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि R1 में जो नया रो आया है R1, उसमें सब में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, तो आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो क्या बचेगा, तो वहाँ बचेगा 1 1 और 1, सेकेंड वाला आपका बचेगा जेड एक्स और वाई, और थर्ड वाला बचेगा 1 1 और 1। देखिए कितना इंटरेस्टिंग आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका दो रो बिल्कुल सेम आ गया है, ये और ये। अब हम लोग पढ़े थे कि दो रो और दो कॉलम अगर सेम आ जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, डायरेक्टली 0। देखो कितना जल्दी बन गया ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जब ऑपरेशन लगाएंगे ना, तो आप थोड़ा सा देख लेंगे अच्छे से। कभी कभार क्या होता है, आपका एक सिंगल ऑपरेशन आपके क्वेश्चन को डील कर दे रहा है, देख रहे हो ना, ये सिंगल ऑपरेशन आपके क्वेश्चन को कितना ईजी कर दिया, रो ऑपरेशन। जबकि हम लोग जब कॉलम ऑपरेशन से गए थोड़ा सा लंबा पड़ा। लेकिन आप ये भी देखिए कि आप कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा, रो ऑपरेशन भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा। तो मैंने आपको बताया कि एक से ज़्यादा ऑपरेशन करके, अलग अलग ऑपरेशन करके आप क्वेश्चन को बना सकते हो। तो ये अब हमारे स्किल पे होगा कि हम कौन सा ऑपरेशन लगाएं। तो देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे इस तरह का क्वेश्चन का, उतना आप में ये स्किल पैदा होता है।
और उतना आप में स्पीड भी आती है। ठीक है, तो इस तरह का काफ़ी सारा क्वेश्चन आप 12 में भी प्रैक्टिस किए हैं और आए दिन जो क्वेश्चंस मैं सोल्व करता रहता हूँ तो वहाँ से भी आपको ये हेल्प होता रहेगा। ठीक है, अब आप यहाँ से अब आप जो बेसिक टेक्निक है वो सीख चुके हैं, तो अब आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलो अब देखो यहाँ पे कुछ एक क्विक क्वेश्चन है आपके टेस्ट के लिए। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पहला है, बोलता है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज इफ द रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। क्या ये सही है, ये गलत है? मतलब डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दिया जाए तो बिल्कुल पहला प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़े थे कि अगर आप रो और कॉलम को आपस में चेंज करेंगे तो मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज में बदल जाएगा। और दोनों का जो डिटर्मिनेंट है उसमें कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलता है कि रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ट्रू। ठीक है, आप लोगों ने भी ट्रू किया होगा। अब देखो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको आप पढ़िए। देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया। ठीक है, चारों ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ो मोहब्बत से और बताओ कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है रिगार्डिंग मल्टीप्लिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में वन बाई वन देख लेते हैं। पहला क्या बोलता है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो भैया ऐसा कभी नहीं होता कि हम दो डिटर्मिनेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें और वो कम्यूटेटिव ही हो जाए। ऐसा कोई ज़रूरी है क्या? वो जानते हैं ज़रूरी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कांस्टेंट विथ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कांस्टेंट विथ एलिमेंट्स ऑफ एनी पार्टिकुलर रो और कॉलम। क्या बोल रहा है कि कोई आपके पास में डिटर्मिनेंट है, मान लो इस तरह का है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसा है। ठीक है, और इसमें हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देन के से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, तो ये किसी एक रो में गुना हो सकता है, के ए के बी के सी। ठीक है, बाकी को आपको छोड़ना पड़ेगा। किसी में भी गुना कर सकते हैं आप चाहें तो सेकेंड रो में करते या थर्ड रो में करते। इसी तरीके से किसी कॉलम में कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली वही बात बोल रहा है कि अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट में तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कांस्टेंट विथ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन पार्टिकुलर रो और कॉलम। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बाकी को भी चेक कीजिए। बोलता है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होता है, ए बी सी इक्वल टू होता है ए बी सी। तो भाई जब कम्यूटेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, डिटर्मिनेंट में ऑलवेज करेक्ट नहीं है। अच्छा, फिर ये बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट। तो ऐसा नहीं होता है ना। आप दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो उसका एक रो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स में। तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, ये क्विक आपका नॉलेज का चेकआउट था। तो आई होप आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा और बहुत बड़ा चीज़ नहीं था, एक छोटा चीज़ था जो आप पहले भी पढ़े होंगे, बट मैंने आपको ये रिमाइंड कराया है। तो सबको अच्छे से नोट करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल लेक्चर रहा होगा। अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, 1 to 1 में सारे कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। इसको शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कोई दिक्कत है तब भी कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तब भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।